मैं सत्यनारायण शर्मा इस साहित्य दृष्टि के चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जिस अध्याय को मैं आगे बढ़ा रहा हूं वह अध्याय है सर्ण विभाजन और जाति प्रथा। सर्ण विभाजन और जाति प्रथा प्राचीन काल से आज तक भारत की समस्या बनी हुई है और इस समस्या से आज तक भारत विमुक्त नहीं हुआ है। मैं अपने 2 व्याख्यानमाला में इस संदर्भ में अपनी विचारधाराओं को व्यक्त कर चुका हूं। आगे मैं इसी व्याख्यानमाला को बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि सर्ण विभाजन और जाति प्रथा भारत के लिए पूर्ण रूपेण दोषप्रद है, क्योंकि इसके कारण भारत में एक ऐसी विसंगति पैदा होती है जिस विसंगति का शिकार पूरा समाज, पूरा राष्ट्र होता है और जो प्रगति के पथ पर राष्ट्र को निरंतर आगे बढ़ना चाहिए उसमें बाधाएं पहुंचती है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की उन्नति का श्रेय वहां के श्रमिक वर्ग और वहां के व्यक्ति पर निर्भर करता है। भारतवर्ष में जो सर्ण विभाजन की परंपरा है कि कार्य को जाति से बांध दिया गया है और जब कार्य को जाति से बांध दिया जाता है तब आदमी में एक प्रकार की विवशता पैदा होती है कि इस कार्य को छोड़ करके मैं दूसरा कार्य करने योग्य नहीं हूं और इस प्रकार में ऐसी मानसिकता तैयार हो जाती है जहां पर व्यक्ति उस कार्य को करने में एक टालूपन की प्रवृत्ति को अपनाता है। ठीक है, जब इसी जाति में पैदा लिए हैं तो कार्य को कर देते हैं। वह कार्य उस व्यक्ति के लिए पूर्ण रूपेण अरुचिकर हो जाता है, क्योंकि जीवन का जो बहुआयामी पक्ष है उसमें तो होना यह चाहिए कि किस व्यक्ति में किस प्रकार की कार्य कुशलता है, उसके अनुकूल उस व्यक्ति को कार्य मिलना चाहिए। किस कार्य में उसकी अभिरुचि है उसके अनुसार उस व्यक्ति को कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जाति प्रथा कारण जहां श्रमिक वर्ग एक विशेष प्रकार के श्रम में, एक विशेष प्रकार के कार्य में बन जाता है तो पूर्ण रूपेण अरुचिकर हो जाता है। वह उस कार्य को करने में व्यक्ति किसी प्रकार से टालूपन की नीति को अपना करके समय गुजार लेता है। इसलिए जाति प्रथा पूर्ण रूपेण भारतीय समाज के लिए हानिकारक है। जब हम जाति प्रथा से मुक्त हो जाते हैं तब हमारे अंदर एक ऐसे व्यक्तित्व का विकास होता है कि हम अपने इच्छानुकूल कार्य को ढूंढ सकें, इच्छानुकूल कार्य को कर सकें। तभी कर सकते हैं जब जाति प्रथा से हमारा राष्ट्र उन्मुक्त होगा। लेकिन प्राचीन काल से मध्यकाल तक और मध्यकाल से आधुनिक काल तक इस परंपरा के पोषक वर्ग जो है इसको यथास्थिति आज तक बनाए हुए हैं, जिसके कारण एक परतंत्र यानी गुलामीपन की मानसिकता का जन्म हो जाता है। आदमी लगता है कि उस जाति और उस कार्य में वह पिस रहा है, उस जाति और उस कार्य के कारण उसका व्यक्तित्व पूर्ण रूपेण छीन होता जा रहा है। वह जिस कार्य को करने में उसकी अभिरुचि है वह कार्य उससे छीन लिया गया है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की कार्य उसके क्षमता के अनुसार निर्धारित होनी चाहिए और क्षमता का अनुकूल जब निर्धारित नहीं होता है तो वह कार्य उसके लिए एक विवशता का कारण बन जाता है। उस कार्य के कारण उसके मानसिकता में एक प्रकार का अवरोध पैदा होता है और इसलिए जाति प्रथा का पूर्ण रूपेण विरोध किया गया है। फिर आगे प्रश्न उठता है कि इसका समाधान क्या हो सकता है। भारतवर्ष में वर्तमान जो युग चल रहा है इस युग में भी कमोबेश वह पूर्ण रूपेण मौजूद है, उससे व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाया है और उसकी मुक्ति के लिए
जो एक मानसिक आकार की स्थापना होनी चाहिए, मानसिक चिंतन का जो विकास होना चाहिए, उसका विकास आज तक नहीं हो पाया है। आदमी बहुत सा है कि उस जाति के कारण वह जाना जा रहा है, जबकि जाति के कारण नहीं जाना चाहिए। हम सभी भारतीय हैं, इस प्रकार की प्रवृत्ति होनी चाहिए। कोई कलाकार है, कोई संगीतकार है, अपने अपने कार्य में सभी व्यक्ति लिप्त है। वास्तुकार है, हस्तशिल्पी है, अनेक प्रकार के कार्य है। उस कार्य में इस प्रकार की आजादी मिलनी चाहिए कि उसकी जैसी इच्छा हो वैसा कार्य करे। किसी को चित्रकार बनना है तो चित्रकारी में भी रुचि लेगा, वह अपने जातिगत पेशा को छोड़ेगा। किसी को साहित्यकार बनना है तो साहित्य में भी रुचि लेगा, उस पेशा को छोड़ेगा। किसी को बढ़ईगिरी के प्रति अभिरुचि है तो अपनी जाति को छोड़कर बढ़ईगिरी का काम करेगा। तो हम क्या पाते हैं कि तब जो है वह समाज का सर्वांगीण विकास माना जाएगा, और जातिक भावना जब समाप्त हो जाएगी तो समरसतापूर्ण समाज का विकास होगा। इसलिए अंबेडकर ने अपने इस अध्याय के अंतिम अनुच्छेद में इस तथ्य को हमारे समक्ष उपस्थित किए हैं कि हमारे राष्ट्र में जाति प्रथा का समाधान यही है कि व्यक्ति में भाईचारा हो, कि हम सब भारतीय हैं, हम जाति और कार्य में बंधे हुए नहीं हैं। हमको जैसा अवसर मिलेगा हम सब काम करने के लिए तैयार हैं। और जब इस प्रकार की मानसिकता का विकास होगा तो जातिवाद स्वतः समाप्त हो जाएगा और भाईचारा का जन्म होगा। व्यक्ति जाति प्रथा से अलग होकर के एक समता परक समाज के निर्माण करने में वह सक्षम हो पाएगा, और समता परक समाज में सभी व्यक्ति को सभी से सहयोग प्राप्त होगा। सभी व्यक्ति समान ढंग के नजर आएंगे। सभी को इस बात का एहसास होगा कि हम भारतीय हैं, हम मनुष्य हैं, हमें भी जीने का बराबर अधिकार है। लेकिन जाति प्रथा कारण एक वर्ग है जो अपने आप को उच्च जाति का स्थान पर स्थापित कर लेता है। दूसरा जो निम्न जाति का व्यक्ति है उसमें हीनता की ग्रंथि पैदा हो जाती है, और उसके अंदर एक वैमनस्य पैदा हो जाता है, जिसके कारण हमारा समाज खंडित होता है, समाज का विकास अवरुद्ध होता है। जो मन, जो दिमाग, जो विचार कार्य में लग करके एक आकार धारण करेगा, वह जातिगत भावनाओं में खंडित होकर के हमारे राष्ट्र को कमजोर करता है, हमारे समाज को कमजोर करता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उससे उन्मुक्त हो जाएं, हम उससे अपने आप को अलग कर लें। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हमारा राष्ट्र का विकास उस प्रकार से नहीं हो पाएगा जिस प्रकार का राष्ट्र का विकास पश्चिमी देशों में हो रहा है। पाश्चात्य देश में जाति प्रथा उस प्रकार की नहीं है जैसी रूढ़िवादी व्यवस्था भारतवर्ष में है। और डॉक्टर अंबेडकर ने इस चीज को अनुभूत किया। शोषण, उत्पीड़न, उपेक्षा, प्रताड़ना का शिकार हुआ, और आज भी देखा जा रहा है हमारे समाज में, जहां पर कुछ वर्ग है उसका शिकार आज भी हो रहा है। आज भी उन्मुक्त कहां है वह? आज भी वह शोषित, उपेक्षित, दलित और प्रताड़ित है। लगता है उसको संविधान ने कोई अधिकार दिया ही नहीं, जबकि संविधान ने पूरा अधिकार दे दिया है। इसलिए एक समृद्ध लोकतंत्र की कल्पना हम तभी कर सकते हैं जिस राष्ट्र में भाईचारा होगा, जिस राष्ट्र में समतापरक समाज होगा, जिस राष्ट्र में आदमी को आजादी होगी अपने इच्छानुकूल कार्य को करने की, अपना इच्छानुकूल सोचने की। लेकिन समाज का जो युगों से एक रूढ़िवादिता, एक पाखंडपन अभी तक चलता आ रहा है, जहां पर हम समान ढंग से जाति से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए इस अध्याय के अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस तथ्य को हमारे समक्ष एक समर्थ, शक्तिशाली शब्द के रूप में अभिव्यंजित किया है कि हमारा सच्चा लोकतंत्र तभी स्थापित हो पाएगा
जब दूध और पानी एक दूसरे से जब मिल जाता है तो दूध पानी को अपने रंग में रंग लेता है, पता नहीं चलता है कि दूध है कि पानी है। तो जब जाति प्रथा समाप्त हो जाएगी, सभी व्यक्ति एक मानसिकता से एक मानवीय समाज की स्थापना करने में तल्लीन हो जाएंगे, तो पता नहीं चल पाएगा कौन आदमी किस जाति का है, किसको कौन काम करना चाहिए। वहां पर हम उसके व्यक्तित्व की, क्षमता की, अभिरुचि के अनुकूल उसको हम कार्य देंगे। आदमी इच्छा के अनुकूल अपने कार्य को करेगा, उसमें अभिरुचि लेगा। जीवन का सबसे बड़ा सफल पक्ष तो यह होता है कि जिस काम को हम करते हैं उस काम के प्रति हमारी आस्था क्या है, उस काम के प्रति हम कितना आस्थावान हैं, उस काम को करने में कितना आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, उसी पर हमारी सफलता निर्भर करती है। लेकिन जब कोई कार्य जाति और श्रम विभाजन की व्यवस्था कारण किसी व्यक्ति पर बोझ बनकर के खड़ा हो जाता है, तो उस कार्य में उसको अभिरुचि नहीं होती है, वह व्यक्ति उस कार्य को नहीं करता है, और उस कार्य को अगर वह करता है तो टालूपन के साथ करता है, व्यवस्था के साथ करता है, किसी तरह अपने जिंदगी को घसीट रहा है, वह उसमें उसका अभिरुचि नहीं है। इसलिए हमारे समाज की यह परिकल्पना की गई कि हमारे समाज में एक भ्रातृत्वपन हो, भाईचारा हो, हम सभी भारतीय हैं, हम सभी एक हैं, और इच्छानुकूल अपने अपने कार्य का चयन कीजिए, अपने अपने कार्य को ढूंढिए और उसमें दत्तचित्त हो जाइए, उसमें आस्थावान हो जाइए, और आस्थावान होकर राष्ट्र का विकास कीजिए। और हम सभी व्यक्ति अपने कार्य को करने में स्वतंत्र हैं। हम जाति के कारण अपने कार्य में नहीं बंधेंगे, बल्कि अपने कार्य के कारण हमारी पहचान होगी कि हम किस वर्ग का है। श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ज्वलंत उदाहरण दिया दूध और पानी का। दूध और पानी का तात्पर्य होता है कि पानी की विशेषता होती है कि दूध को अपने रंग में रंग लेता है, पता नहीं चल पाता है। उसी प्रकार जाति प्रथा जब समाप्त हो जाएगी, श्रम विभाजन की बात जब समाप्त हो जाएगी, तब हमारा एक समरसतापूर्ण समाज होगा, और समरसतापूर्ण समाज हमारे राष्ट्र के विकास में सहयोग देगा। कल मैं इसका प्रश्नोत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आज यहीं तक।